नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विथ नवल सर में। आज की वीडियो में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आप पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? तो यह कहता है कि कथनों को समीकरण के रूप में बदलना है बच्चों। कथन को किसके रूप में बदलना है? समीकरण के रूप में बदलना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। ठीक है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। हमें देखिए, बताइए बच्चों, हमें यह तो दिया है कि कितने बल्ले खरीदे, क्या उसका मूल्य दिया है बच्चों? नहीं दिया है। तो हम क्या मानेंगे कि माना बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों? x और गेंद का मूल्य कितना दिया है? y दिया है। तो आइए हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हल करेंगे और मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों? माना बल्ले का मूल्य कितना रुपए होगा बच्चों? बताइए, x रुपए। बल्ले का मूल्य कितना होगा? x रुपए होगा। उसी तरह माना गेंद का मूल्य कितना होगा बच्चों? बताइए, y रुपए होगा। कितना रुपए होगा? y रुपए होगा। तो देखिए, प्रश्नानुसार यहाँ पे कितने बल्ले खरीदे बच्चों? 3, और उनका मूल्य कितना है? x है। प्लस करेंगे, कितने गेंद खरीदे? 6, उनका मूल्य कितना है बच्चों? y। कितने रुपए में खरीदे हैं बच्चों? 3,900 रुपये में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे हैं? 3,900 रुपये में खरीदे। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। देखिए, वहीं से उन्होंने एक बल्ला कितना रुपये मूल्य है? x रुपये मूल्य है। प्लस, और कितने गेंद खरीदे बच्चों? 2 गेंद खरीदे। कितना रुपये मूल्य है बच्चों? y। और कितने रुपये में खरीदे टोटल? 1,300 रुपये। कितने रुपये में खरीदे? 1,300 रुपये। तो ये रहा बच्चों आपका समीकरण नंबर 2। आया बच्चों? तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 आपका कहता है कि 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर कितना है बच्चों? 8 है। तो हमें 2 संख्याएं पता है क्या? नहीं पता ना। तो आप क्या ले सकते हैं बच्चों? 2 संख्या x और y। अब चाहे तो y और z भी ले सकते हैं, या तो z और x भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे बच्चों? 2 संख्याओं x और y लेंगे। तो देखिए, माना 2 संख्या हैं x और y हैं। ठीक है बच्चों, माना 2 संख्या कौन कौन सी है? बताइए, x और y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार देखते हैं बच्चों, 2 संख्याओं का योग कितना दिया है बच्चों? बताइए, 16। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? बताइए, 16 होगा। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह देखिए, अब ये क्या बोल रहा है? उनका अंतर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों को घटा देंगे। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? बताइए, 8। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कथन से हम समीकरणों को बनाते हैं। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं। एक फल की दुकान में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है बच्चों। ठीक है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है बच्चों? 300 रुपये था। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपको कितने किलोग्राम है ये दिया है, लेकिन उसका मूल्य नहीं दिया है बच्चों। तो मूल्य को हमको क्या करता है? मान लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या मानेंगे बच्चों। माना 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना रुपये माने बच्चों? x रुपये मानेंगे। ठीक है, उसी तरह 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मानेंगे बच्चों बताइए, y रुपए मानेंगे। ठीक है, तब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखेंगे तो 2 किलोग्राम सेव, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है बच्चों, x। ठीक है, प्लस उसी तरह 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है बच्चों बताइए, y बराबर कितना रुपये हम खरीदे, 160 रुपये में। तो ये आ गया बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए 4 किलोग्राम सेव, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है बच्चों, x। ठीक है, प्लस उसी तरह देखिए 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर में कितना आएगा बच्चों, 300 रुपये था। तो ये आ गया बच्चों आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 कहता है बच्चों, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है बच्चों, 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर जाने के लिए वह 2 चीज़ों का उपयोग करता है, पहला है टैक्सी, दूसरा है ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो देखिए वह कितना किलोमीटर तय करता है ये नहीं बताया गया बच्चों, सिर्फ ये बोला गया है कि वह घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और टैक्सी और ट्रेन का उपयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना माने बच्चों, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, अब उसी तरह टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है बच्चों, तो इसको कितना माने, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर। ठीक, तो देखते हैं प्रश्नानुसार वह क्या बोल रहा है। देखिए ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग करके वह घर से कार्यालय तक गया और उसने कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय की बच्चों, 90। तो यहाँ पे दोनों द्वारा तय की गई दूरी टोटल कितनी है बताओ, x प्लस y बराबर कितना है बचाओ, 90। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन पढ़ते हैं, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी कितना है बच्चों, y। ट्रेन से व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी के कितने गुने हैं बताओ बच्चों, 2 गुनी है। तो ट्रेन से तय की गई दूरी कितना है बताओ, x, और उसकी 2 गुनी है। तो ये रहा बच्चों आपके समीकरण नंबर 2। तो इस तरह बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 हल होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को हल कैसे करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है। तो देखिए नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, और ठीक 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी हो जाएगी बच्चों, 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या हमें इस प्रश्न में नरेश की वर्तमान आयु दी गई है, क्या उसकी पुत्री की वर्तमान आयु दी गई है, नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम यही मानेंगे कि नरेश की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, y है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए माना नरेश की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब देखिए पुत्री की वर्तमान आयु कितनी लेगी बच्चों, पुत्री की वर्तमान आयु लेंगे हम y। क्या लेंगे बच्चों, y वर्ष। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार। देखिए तो प्रश्नानुसार उसने कहा कि 7 साल पहले
साल पहले नरेश की आयु कितनी थी बताओ, पता है? 7 साल पहले नरेश की आयु 7 साल पहले नरेश की आयु होगी बच्चों x - 7। अभी जितनी है उसमें 7 घटा दीजिए तो 7 साल पहले नरेश की आयु निकल जाएगी। अब क्या देखेंगे, पुत्री की आयु, नरेश की पुत्री की आयु कितनी है? पुत्री की आयु होगी y - 7। तो उसने कहा नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो लिखिए नरेश की आयु कितनी है बच्चों? x - 7। उसकी पुत्री की आयु कितनी है बच्चों? y - 7। और कितनी गुनी है? 7 गुनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा x - 7। ठीक, यहाँ पे 7 को y से गुणा कीजिए बच्चों, कितना आएगा? 7y। माइनस में क्या है? माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। ठीक है, ये दोनों इधर प्लस, ये 7y इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में। लिखिए x - 7, 7y इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, ये इधर प्लस में, इधर जा सॉरी इधर माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगा बच्चों? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचा? 0। ठीक, अब देखिए x - 7y। अब एक बार बताइए, 49 प्लस में है बच्चों, 7 माइनस में। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और उत्तर के सामने कौन सा चिन्ह लगता है? बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों बताइए? 42 बचेगा। और आंसर किस में आएगा बच्चों? प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस 42 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। तो अब देखते हैं दूसरा समीकरण की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 3 साल बाद, 3 साल बाद नरेश की आयु कितना हो जाएगा बताओ? जब बाद बोले बच्चों तो अभी जितनी आयु है उसमें 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें। ठीक है, तो उसी तरह पुत्री की भी आयु निकल जाएगी। पुत्री की आयु कितनी होगी बताओ? पुत्री की आयु होगी y + 3 होगी। ठीक है, तब देखते हैं। तो उसने कहा 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी हो जाएगी बच्चों? 3 गुनी। तो यहाँ पे लिखिए नरेश की आयु x + 3 है। ठीक है, उसके पुत्री की आयु कितनी है? y + 3। कितनी गुनी हो जाएगी बताओ? 3 गुनी। देखिए x + 3 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y। प्लस में क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो देखिए दोनों इधर प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में लेके आइए x। ठीक है, + 3 वो इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, 9 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, बराबर में क्या बचेगा बच्चों? 0। तो लिखिए x - 3y, इधर ध्यान दीजिए 9 माइनस में, 3 प्लस में है, माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 6 बचेगा। चूंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है बच्चों? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह बच्चों हम कथनों की सहायता से क्या बनाते हैं बच्चों? समीकरण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। आइए देखिए, 2 समीकरण दिए बच्चों, 3x + 2y + 12 = 0। तो देखिए 3x + 2y + 12 = 0 के लिए कौन सी रेखा बनाई गई है बच्चों? 4 शून्य से चालू होकर 0 6 तक जाती है। ठीक है, दूसरा समीकरण देख लेते हैं, x - y + 1 = 0। इसके लिए कौन सी रेखा है बच्चों? देखिए -1 0 से चालू होकर कहाँ तक जा रही है? वो 2 3 से होते हुए आगे जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप ग्राफ की मदद से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो 2 रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किन्हीं एक ही बिंदु पर काट रही हैं। ये जो 2 रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किन्हीं एक ही बिंदु पर काट रही है। तो एक बिंदु पर काट रही है, इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों? ये इसका हल किस तरह का हो जाता है? अद्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अद्वितीय। क्या हो जाता है बच्चों? अद्वितीय हल होता है बच्चों।
तो अद्वितीय हल होने के कारण यहाँ पे x की भी 1 मान आएंगे और y का भी कितना मान आएगा बच्चों 1। तो देखिए ये किस बिंदु पे काट रहा है बच्चों 2 3 पर काट रहा है ना, तो x का मान कितना आएगा बच्चों 2 और y का मान कितना आएगा बच्चों 3। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप सीधा मिलाएंगे तो ये देखिए ये 2 पे जा रहा है तो ये x अक्ष है, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2 और इसको आप ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3। तो देखिए ये 2 है ये 4 है तो ये क्या होगा बच्चों 3। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए बच्चों समीकरण 3x + 6y = 15। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों x + 2y = 5। तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कोई भी दो रेखा नहीं है, कोई भी दो रेखा नहीं है। जो ये वाला समीकरण है 3x + 6y = 15 और दूसरा समीकरण है x + 2y = 5। ये दोनों समीकरण के लिए एक ही रेखा है बच्चों। इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा जो एक के ऊपर एक बनती है बच्चों। जब एक के ऊपर एक दो रेखाएं जब बन जाती है तो उन्हें हम कहते हैं बच्चों समपाती रेखा। और यहाँ पे x और y के अनंत अनंत मान होते हैं। कितने मान होते हैं बच्चों, अनंत मान होते हैं। जैसे इस बिंदु पे आप देखेंगे, इस बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पे x का मान 1 और y का मान कितना है बच्चों 2। इस बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना है बच्चों 3 और y का मान कितना है बच्चों 1 है। ठीक है, तो यहीं से मैंने आपको बता दिया कि जब रेखाएं समपाती होती है, जब रेखाएं समपाती होती हैं तो यह अनंतः अनेक हल प्राप्त होता है। कैसा हल प्राप्त होता है बच्चों, अंततः अनेक हल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं बच्चों, समपाती रेखा कहते हैं। यहाँ पे x का मान 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है बच्चों। y का भी मान कैसे हो सकता है बच्चों, बताइए 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का हल देखा जाता है, अनेक हल, अंततः अनेक हल देखा जाता है। आई बात बच्चों समझ में। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 और 4 के ग्राफ किस तरह से हल होंगे। तो देखते हैं बच्चों। तो देखिए समीकरण -4x + 6x = 3 दिया है और दूसरा समीकरण क्या दिया है बच्चों, 2x - 3y = कितना दिया है बच्चों 5। तो पहले समीकरण से हमारी जो रेखा है वो कैसे बनी बच्चों, -4x + 6y = 3। तो देखिए यहाँ से चालू हो रही है और यहाँ से ये वाली रेखा है हमारी इस समीकरण के लिए। कौन समीकरण के लिए, -4x + 6x = 3। और हमारे दूसरे समीकरण के लिए कौन सी रेखा है बच्चों, 2x - 3y = 5। ये वाली रेखा दिख रही। अब बताइए बच्चों दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट रही है क्या, नहीं काट रही है ना। तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करें तो इन रेखाओं को बोलते हैं बेटा समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या होता है, बोलते हैं बच्चों समांतर रेखा। और हम ये बात जानते हैं कि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता बच्चों, कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, समांतर रेखा का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। कभी भी आप याद रखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें तो वह रेखाएं कौन सी कहलाती है बच्चों, समांतर रेखा कहलाती है। और उनका कभी भी हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। हल प्राप्त केवल उन्हीं का किया जा सकता है जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, जिस तरह प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बार काटती है दो रेखाओं को, ठीक है, और जो समपाती रेखाएं वो एक के ऊपर एक ही रहती हैं। ठीक है, तो उसमें अनेक हल प्राप्त
होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 और ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। तो देखिए समीकरण x + 2y = 3, समीकरण x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा ये किस तरह का ग्राफ है, कौन सी रेखाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, वह बिंदु कौन सा बताइए, -1 और 2। तो इस तरह के रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह की रेखाओं को जो एक ही बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और उनके कितने हल प्राप्त होते हैं बच्चों, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कौन सा हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है बच्चों। इस बात का अब विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में किस तरह का हल देखा जाता है, अद्वितीय रेखाओं का। सिर्फ इसमें x के एक मान और y का एक मान होता है, जहां पे ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। कहां पे काट रही है बच्चों, बताइए, इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पे आप देखिए x का मान कितना है बताइए, x का मान अगर मिलाएंगे तो आपको दिखेगा ये, और y के मिलाइए तो ये दिख गया। ठीक है, तो x का मान क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा x का मान आएगा -1। कितना आएगा बच्चों, x का मान आएगा -1 और y का मान कितना आएगा बच्चों, देखिए y का मान आएगा 2। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे ग्राफ के प्रश्न भी हल होते हैं। इसमें हमने ग्राफी विधि का उपयोग किया। ठीक है, ग्राफी विधि में कितने प्रकार की रेखाएं होती है बच्चों, 3 प्रकार की रेखाएं होती है। पहला प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, जिसमें अद्वितीय हल देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा जिसमें अद्वितीय हल देखने को मिलता है बेटा, इसमें x के एक मान और y के एक मान आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है संपाती रेखा, जिसमें x के अनेक मान और y के भी अनेक मान आते हैं। और तीसरा होता है इस तरह की रेखाएं जिसे हम समांतर रेखा के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह हमारा बेटा अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 की ओर चलेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।